तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की। ये रासायनिक बलगतिकी का 8वां लेक्चर है। इससे पहले हम 7 लेक्चर पढ़ चुके हैं। उन 7 लेक्चरों में हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स समराइज द लेक्चर्स। तो देखिए जरा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं और इस चैप्टर को कैसे पढ़ते हैं। दूसरी बात इसमें हमने पढ़ी कि अभिक्रिया का कैसे में हमने देखा कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, औसत और तात्क्षणिक वेग का क्या मतलब है, और वेग नियम 2 तरीके से जो लिखा जाता है प्राथमिक और जटिल अभिक्रियाओं के लिए, वो कैसे लिखा जाता है। इसके बाद हमने बात करी अभिक्रिया की कोटि के बारे में और कोटि ज्ञात करने के तरीके के बारे में, और अभिक्रिया के वेग को औसत, तात्क्षणिक और वेग नियम को कैसे लिखा जाता है। ये 3 तरीके से लिखा जाता है। औसत वेग को लिखने के लिए हम डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी का प्रयोग करते हैं, और तात्क्षणिक वेग को लिखने के लिए डी ओवर डी टी का प्रयोग करते हैं। ये तात्क्षणिक वेग है जो सूक्ष्म समय के परिवर्तन के लिए देखा जाता है। जब सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा हो अभिक्रिया के अंदर, तो सूक्ष्म परिवर्तन के लिए हम तात्क्षणिक वेग की बात करते हैं, और बहुत ज्यादा समय के बाद का परिवर्तन देखना हो तो हम वहाँ औसत वेग की बात करते हैं। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के अंदर अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें हम बात कर रहे हैं कि कोटि ज्ञात करने के तरीके क्या हैं। उन कोटि ज्ञात करने के तरीकों को जहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास 6 तरीके हैं कोटि ज्ञात करने के। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि वेग नियम से अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात की जाती है, अभिक्रिया से कैसे ज्ञात की जाती है, वेग स्थिरांक की मात्रक से कैसे ज्ञात की जाती है, और हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे ज्ञात की जाती है। हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए हमने बताया था कुछ स्पेशल प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तभी हम हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं समाकलित वेग समीकरण विधि की, यानी कि समाकलित वेग समीकरण क्या होता है। ये बहुत इंपोर्टेंट भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें बात करनी है शून्य कोटि की अभिक्रिया की। तो इससे पहले हमने बात करी थी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में बताया था कि इसकी सांद्रता को कितना भी बदल दिया जाए, इसमें अभिकारक की सांद्रता को कितना भी बदल दिया जाए, लेकिन दर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या ये आपके समझ में आ रहा है? हमने कहा शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब सांद्रता को कितना भी बदल दिया जाए, सांद्रता में कितनी भी वृद्धि कर दी जाए, लेकिन दर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, दर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। शून्य का मतलब शून्य असर पड़ता है। आपको ये देखना है कि सांद्रता बदलने से अगर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो समझ जाना है कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसके लिए हमने मात्रक बताया था। तो मात्रक कैसे लिखा जाता है वेग स्थिरांक का शून्य कोटि के लिए? तो हमने बताया था कि सांद्रता की घात 1 माइनस एन और समय की घात -1, इस तरीके से हम इसके मात्रक को लिखते हैं। तो जब n की वैल्यू 0 हो, यानी कि कोटि शून्य हो, तो हम सांद्रता की घात क्या लिख देते हैं 1 माइनस 0, यानी कि सांद्रता की घात 1 और समय की घात -1। तो जिस जगह पे k के मात्रक में सांद्रता की घात 1 हो और समय की घात -1 हो, तो समझ जाना ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो जैसे मात्रक इसकी जगह पे क्या लिखा होगा मोल प्रति लीटर इसकी घात 1 और समय सेकंड की घात -1, या फिर सांद्रता मोल प्रति लीटर में देखें गैसीय अभिकारकों की उपस्थिति में हो तो हम क्या करेंगे, इसकी सांद्रता एटीएम प्रेशर में लगाएंगे, इसकी पावर 1 और सेकंड इनवर्स लिख देंगे। तो इस तरीके से ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के मात्रक हैं। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के मात्रक नहीं है, यानी कि कोई भी मात्रक अभिक्रिया का नहीं होता। किसका मात्रक होता है? वेग स्थिरांक का। इसके बाद देखेंगे समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण देखने के लिए हमें एक अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेना है। जैसे कोई अभिक्रिया ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान दीजिए, कोई अभिक्रिया ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, अगर ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो सबसे पहले इसका वेग नियम हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसका वेग नियम लिखेंगे कि ए की पावर 0। क्या लिखेंगे? कि ए की पावर 0। दूसरा, अगर हम इसके लिए दर लिखना चाहते हैं, तात्क्षणिक दर लिखना चाहते हैं इसके लिए, तो तात्क्षणिक दर इक्वल टू क्या लिखा जाएगा माइनस के डी अपॉन डी टी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए के पदों में हमने लिखा तात्क्षणिक वेग को, तो तात्क्षणिक दर क्या हो जाएगी माइनस के डी अपॉन डी टी। अब ये दोनों ही वेग हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये बराबर होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि ये दोनों ही वेग हैं, तो माइनस के डी अपॉन डी टी इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा के ए की पावर 0। अब किसी की भी पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। जैसे मैंने कहा कि 2 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 0 का मान 1, तो एनी कुछ भी हो उसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। तो किसी की पावर 0 का मान 1 हो गया, तो माइनस के डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू डी टी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी के, और यहाँ से माइनस के डी इज इक्वल टू लिखना चाहें तो के इंटू डी टी आ जाता है।
तो इस प्रकार से हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जरा फिर से एक बार ध्यान से हम क्या समझा रहे हैं कि कोई भी अभिक्रिया है जिसमें ए से प्रोडक्ट बन रहा है, इसके लिए अगर हम वेग नियम लिखना चाहेंगे तो वेग नियम इसको कैसे लिखते हैं, वेग नियम इक्वल टू के ए की पावर जीरो, और किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसका मान एक होता है, तो हमने इसको क्या लिख दिया के। और तात्क्षणिक दर यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो तात्क्षणिक दर माइनस के डी अपॉन डी टी आ जाती है। अब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस के डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के, और यहाँ से माइनस के डी ए की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा के इंटू डी टी। तो ये समाकलित वेग समीकरण निकालने का एक स्टेप है। अब मान लीजिए जब t इक्वल टू 0 सेकेंड की बात करें, यानी कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है और स्टार्टिंग की इसकी सांद्रता को स्मॉल ए मान लिया जाए और इसकी सांद्रता क्या होगी जीरो, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ध्यान सुने, हमने कहा इसकी सांद्रता को हमने ए मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, ए नॉट मान सकते हैं, कुछ भी मानिए। इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, ए है। अब हमने कहा जब t इक्वल टू 0 सेकेंड है, इसका मतलब अभिक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जिस समय अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है उस समय प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी है, यहाँ पे जीरो। हम कह रहे हैं कि अब t सेकेंड के बाद इसमें कुछ भी कमी आई हो, मान लो x की कमी आई हो, y की कमी आई हो, कुछ भी कमी आई हो, तो सांद्रता कितनी रह जाएगी, a माइनस एक्स। इस a माइनस एक्स को हम a नॉट से दिखा रहे हैं, यानी बची हुई सांद्रता कितनी है, a नॉट। बची हुई सांद्रता कितनी है, a नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, x। अब देखिए जरा, अगर हम इसका समाकलन करना चाहें, दोनों पक्षों में समाकलन इसका लेना चाहें, तो a की लिमिट क्या होगी, a कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, a से a नॉट तक। तो a की लिमिट a से a नॉट पहुंची, कैसे लाई ये लिमिट, ध्यान से देखें। a के लिए समाकलन कर रहे हैं तो a स्टार्ट कहाँ से हुआ, a से, और खत्म कहाँ पे हुआ, a नॉट पे। तो a से खत्म हुआ है a नॉट तक, और t की लिमिट क्या रहेगी, 0 से t पर। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, इसके लिए हमने वेग नियम लिखा, तो वेग नियम इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, वेग नियम इक्वल टू लिख रहे हैं के ए की पावर जीरो। वेग नियम इक्वल टू के ए की पावर जीरो, के ए की पावर जीरो का मान एक, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, के। और तात्क्षणिक दर हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी से, तो इसको हमने बराबर रख दिया था माइनस के डी अपॉन डी टी इक्वल टू के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस के डी इक्वल टू के इंटू डी टी। अब इसका क्या कर दिया हमने, समाकलन। इसका क्या कर दिया, समाकलन। टी की लिमिट स्टार्ट होगी 0 से टी तक, टी की लिमिट स्टार्ट हुई 0 से टी तक, ए की लिमिट स्टार्ट हुई ए से ए नॉट तक। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ए से, कहाँ तक वो स्टार्ट हुआ है, ए नॉट तक। इस तरीके से हम देखें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी गई है, हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है, उस इक्वेशन को देखें, कुछ इस तरह की है, डी ए और यहाँ ए, यहाँ पे ए नॉट और माइनस का है ये, और के है, और डी टी का समाकलन करना है, और ये 0 से टी है, इसका समाकलन करना है। ध्यान रखिए कि अगर कहीं पे dx है और इसका समाकलन करना है तो उसका आंसर आता है x। तो dt का क्या आएगा, t, dA का क्या आएगा, a। तो dA का समाकलन क्या हो जाता है, a, और ये माइनस है, लिमिट a से a नॉट है इक्वल टू k। dt का समाकलन क्या आएगा, t, स्टार्टिंग 0 से t तक। देखिए जरा ध्यान से, अब माइनस a की जगह अपर लिमिट लगाते हैं सबसे पहले a नॉट, माइनस करके लगाते हैं लोअर लिमिट। ध्यान दीजिए, लिमिट हम कैसे लगाते हैं, जैसे x की लिमिट लगानी है 1 और 2, तो सबसे पहले हम अपर लिमिट लगाते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट लगा देते हैं। इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा, 1। तो इसके लिए ऐसा हमने लिख दिया के, और टी की जगह टी लगा दिया, माइनस 0 लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का गुणा करेंगे, माइनस के ए नॉट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए इक्वल टू के, टी माइनस 0 क्या आ जाएगा, टी। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए नॉट इक्वल टू के टी। इट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। आप इसको फिर से देख सकते हैं, हमने क्या किया था, एक बार ध्यान से देखें। ए से प्रोडक्ट बना है, हमने कहा t इक्वल टू 0 सेकेंड पर इसकी सांद्रता a है और ये 0 है, तो t इक्वल टू t सेकेंड के बाद ये कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स। कुछ कमी आई होगी तो इसको हमने कह दिया, बचने के बाद a नॉट बचा है, ये x बना होगा। हमने कहा कि इसके लिए वेग नियम लिखेंगे तो k a की पावर 0 आएगा, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। बराबर तात्क्षणिक दर लिखेंगे तो माइनस के डी अपॉन डी टी लिख देंगे। ए की पावर 0 का मान के, एक है, के बचा, माइनस के डी अपॉन डी टी। अब यहाँ से डी टी को जल्दी आए तो के डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के डी ए। इसका समाकलन कर दिया, समाकलन करेंगे टी का तो 0 से टी तक लिमिट है, ए का समाकलन करेंगे तो ए से ए नॉट लिमिट है। इसका के डी टी का समाकलन के टी, और ये क्या आ गया, 0 से टी इक्वल टू माइनस डी ए का समाकलन ए और लिमिट ए से ए नॉट। अब इसको सॉल्व करिए, के टी की जगह टी आएगा, माइनस 0 आएगा, बराबर माइनस ए की जगह क्या आएगा, ए नॉट माइनस ए,
इसको सॉल्व करके देखेंगे के टी बराबर माइनस के ए नॉट प्लस ए, इसको सही से लिख दें तो ए माइनस ए नॉट इक्वल टू के टी। यही शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित एक समीकरण है। इस पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस समीकरण पर आधारित क्वेश्चन के बारे में, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।